7 7 मार्क्स के सारे क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन जो अभी बताने वाला हूँ 7 मार्क्स ईच क्वेश्चन आज की पढ़ाई है। तो देखो ऐसा ही सैंपल आंसर एग्जाम में तुम लोग लिख के आना। ये मैं टॉप 21 क्वेश्चन निकाला हूँ, 21 क्वेश्चंस। ये तुम लोग क्या प्रैक्टिस करना, हर क्वेश्चन देखो 7 ईच है। मैं थोड़ा क्विकली बोलूंगा तो तुम लोग थोड़ा अच्छे से इसको समझना। और कहीं कोई दिक्कत हो तो बताना, सर ये चीज अब बताओ वापस। देखो क्वेश्चन नंबर 1, 7 नंबर का प्यारा सा क्वेश्चन। डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। 7M। डिफाइन करो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके एसेंशियल एलिमेंट बताओ। तुमसे इंस्टीट्यूट देखो ऐसा प्रेजेंटेशन चाहता है, ऐसे लिखे आंसर। सेक्शन याद है तो बहुत अच्छा। सेक्शन 2 सब सेक्शन एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। नीचे ऐसा वाला इक्वेशन बना देना, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। ठीक है, ये करना है अपने को, ये है डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक। एसेंशियल एलिमेंट वेरी सिंपल। अच्छा बस इतना, जैसे डेफिनेशन बोले ना डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, इतना लिखना है। ये इक्वेशन जरूर बना के आना एग्जाम में। ठीक। एसेंशियल एलिमेंट बोले तो एसेंशियल एलिमेंट सेक्शन 10 में दिए हुए। सबसे पहला एलिमेंट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, दो पार्टीज होनी चाहिए। एक लॉफुल ऑफर करे, दूसरा एक्सेप्टेंस दे। दूसरा फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट मतलब होता है कि ना आपके ऊपर कोअर्जन हुआ है, ना अंडे इन्फ्लुएंस हुआ है, ना आपके फ्रॉड हुआ है, ना मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, ना मिस्टेक हुआ है, आपके साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा पार्टीज कैपेबल होना चाहिए। कैपेबल मतलब मेजोरिटी एज के, साउंड माइंड के, और किसी लॉ में डिस्क्वालीफाई नहीं है। रिपीट करो, ऑफर एक्सेप्टेंस चाहिए, फ्री कंसेंट चाहिए, कैपेसिटी चाहिए। देन लॉफुल कंसिडरेशन चाहिए, मतलब आपको जो भी समथिंग इन रिटर्न मिले वो लॉफुल होना चाहिए और फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए। देन ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। मेन पर्पस अग्रीमेंट का लीगल, मॉरल और नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होना चाहिए। लास्ट आपका अग्रीमेंट वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। सेक्शन 10 में ये सारी कंडीशन दी होगी। ठीक। उसके अलावा कुछ जनरल कंडीशन है, ये अलग से ऐड करके लिख के आना। टू पार्टीज, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सर्टेनिटी ऑफ टर्म, टर्म क्लियर होना चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस पॉसिबल होना चाहिए, और लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए। ठीक। तो अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं अगर ऐसा वाला फॉर्मेट बना के एग्जाम में आऊंगा तो मुझे 7 में से नहीं नहीं करके भी 6.5 मार्क्स एग्जामिनर दे देगा। प्रेजेंटेशन ऐसा ही होना चाहिए। तुम लोग को शीट शेयर करिए, देख लेना। पहले सेक्शन 10 की कंडीशन, फिर जनरल कंडीशन देखिए। ये क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन 2 अगेन 7 मार्क का है। डिफाइन ऑफर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफर। तो सेक्शन 2A में ऑफर को डिफाइन किया गया है कि व्हेन पर वन पर्पस पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। एब्सटेन मतलब होता है स्टॉप फ्रॉम डूइंग विथ अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अदर टू सच एक्ट, ही सेड टू मेक प्रपोजल या ऑफर। जब एक इंसान अपनी इच्छा दूसरे इंसान को बताता है कि कुछ करो या कुछ रुक जाओ मत करो, इस इंटेंशन के साथ कि सामने वाला कंसेंट दे देगा या अपनी असेंट दे देगा, तो इसको हम लोग ऑफर करना बोलते हैं। ठीक है। ऑफर टोटल जो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें ऐसे 6 दिख रहा है लेकिन ये 7 है बेटा। जनरल ऑफर वो है जो मेड टू पब्लिक एट लार्ज, सबको किया गया है। और जिसको भी इस ऑफर के बारे में पता है और जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो एक्सेप्ट कर देगा। जैसे मेरा डॉग खो गया, जिसको मिला उसको 500 का इनाम। तो भाई साहब सबको थोड़ी मिलेगा, जिसको डॉग मिला उसको इनाम। ये ऑफर सबके लिए ओपन है। स्पेसिफिक ऑफर जो एक स्पेसिफिक पर्पस पर्सन के लिए है और वही पर्सन इसको एक्सेप्ट कर सकता है। क्रॉस ऑफर मतलब जब दो लोग एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर कर देते हैं, एक जैसा ऑफर कर देते हैं, इसमें फिर कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा है, इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। काउंटर ऑफर मतलब ऑफरी आपकी ऑफर को एक्सेप्ट तो कर रहा है पर वो मॉडिफिकेशन या वेरिएशन या अपनी कंडीशन लगा दे रहा है। जैसे ए ने बोला 10,000 में मेरे से सामान खरीद लो, बी बोलता है भाई साहब खरीद लूंगा पर 10 नहीं 8,000 में। तो बी हाँ तो बोल रहा है पर अपनी मॉडिफिकेशन लगा दे रहा है। इस मॉडिफिकेशन लगाने को काउंटर ऑफर बोलते हैं। स्टैंडिंग ऑफर बेसिकली वो है जो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन होता है, टाइम खत्म होते ही खत्म हो जाता है। देन एक्सप्रेस ऑफर जो ओरल या रिटर्न फॉर्म में है। इम्प्लाइड ऑफर जो आपकी एक्टिविटीज है। तो जैसे हम लोग को क्वेश्चन आया डिफाइन ऑफर, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑफर। अगेन हर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ 7 मार्क का है तो ऐसा आंसर हो।
तीसरा सवाल, इसको तो एकदम स्टार मार्किंग रखना तुम लोग, तीसरा वाला ये सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन में से एक है। बताओ एक्सेप्टेंस क्या होती है और एक्सेप्टेंस के रूल क्या होते हैं। ऐसे ही आंसर दिखना, देखो जैसे ये शीट में दिख रहा है तुम लोग। सेक्शन 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 2B किसका है सेक्शन? एक्सेप्टेंस का। When a person to whom proposal is made signifies his assent, जिसको प्रपोजल दिया गया वो अपनी कंसेंट दे देता है तो माना जाता है प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है। प्रपोजल जब एक्सेप्ट होता है तो प्रॉमिस बन जाता है, वादा बन जाता है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है। तो एक्सेप्टेंस का रूल नंबर 1, एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड का मतलब ये है कि आप जब किसी को एक्सेप्टेंस दो तो एग्जैक्टली जैसा ऑफर किया गया था उसके हिसाब से दो। अपनी तरफ से कोई कंडीशन या वेरिएशन मत लगाओ, क्योंकि अगर आप कंडीशन लगा दोगे तो काउंटर ऑफर हो जाएगा और ऑफर लैप्स हो जाएगा। दूसरा, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन ऑफरर को होना चाहिए। देखो मेंटल एक्सेप्टेंस को हम कम्युनिकेशन नहीं कह सकते, तो एक्सेप्टेंस जो है बोल के देनी पड़ेगी। तीसरा, एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब मोड में होना चाहिए। अगर एक स्पेसिफिक मोड बोला है कि मुझे जैसे बाय एक्सेप्टेंस आप बाय लेटर दो, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे एक्सेप्टेंस बाय लेटर दो। हाँ, अगर कोई मोड नहीं है तो फिर जैसे एक्सेप्टेंस दोगे सब चल जाएगा। देन एक्सेप्टेंस रीजनेबल टाइम में होनी चाहिए। अगर मैंने बोला है कि मेरे ऑफर की एक्सेप्टेंस 4 दिन में आनी चाहिए तो आपको 4 दिन में देंगे। देन साइलेंस, मियर वर्ड जब भी आए ना तुम लोग के सामने, इसका मतलब ओनली होता है। चुप रहने को एक्सेप्टेंस नहीं बोला जाता। ठीक। देन एक्सेप्टेंस मस्ट प्रीसीड ऑफर। प्रीसीड मतलब होता है आफ्टर। कभी भी आप याद रखिए, ऑफर पहले किया जाए, नेक्स्ट प्रीसीड करके एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता कि ऑफर के पहले एक्सेप्टेंस दे दे। मैं बोला हाँ अब बोलता हूं ऑफर करो, ऐसा थोड़ी चलेगा। तुम ऑफर करोगे तभी मैं एक्सेप्टेंस दूंगा। देन आप चाहो तो अपनी एक्टिविटी या एक्शन से भी एक्सेप्टेंस दे सकते हो, इसको इंप्लाइड एक्सेप्टेंस बोलते हैं। रूल सीख लो, एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड होना चाहिए, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब मोड में होना चाहिए, विद इन टाइम होना चाहिए, साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता, एक्सेप्टेंस हमेशा ऑफर के बाद आती है, और आप बाय कंडक्ट भी एक्सेप्टेंस दे सकते हो। 7 नंबर का ये मैं की क्वेश्चन बता रहा हूं, ये आता है एग्जाम में। वैसे इसका अगला क्वेश्चन भी बड़ा हीरा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बार बार आता है। एक्सप्लेन द मोड ऑफ लैप्स और रिवोकेशन ऑफ ऑफर। ऐसा भी लिख देता है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑफर कर। बताइए एक ऑफर कब खत्म होता है, आपका किया गया ऑफर कब खत्म होता है। तो इसको लेकर सेक्शन 6 बोलता है कि एक ऑफर इतने तरीकों से लैप्स होगा। नंबर 1, बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, जहां ऑफर करने वाला अपने ऑफर को विड्रॉ कर देता है, बोलता है देखो भाई साहब मैंने आपको ऑफर किया था पर मैं आपसे अब ये ऑफर को विड्रॉ करता हूं, वापस लेता हूं। तो जब आप ऑफर को विड्रॉ कर देते हो तो आपके लिए वो ऑफर खत्म हो जाता है। ठीक। सिमिलरली बाय लैप्स ऑफ टाइम, अगर ऑफर में एक टाइम दिया गया था जिसमें ऑफर को एक्सेप्ट करना था, टाइम बीत गया तो वो ऑफर अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला था मुझे 3 दिन में जवाब देना, आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो ऑफर लैप्स हो जाएगा। देन बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, अगर ऑफर के साथ कोई कंडीशन थी, जैसे जॉब ऑफर है, अब उसमें बोला गया एग्जाम पास करोगे तो तुम्हारे लिए ऑफर है, तुम एग्जाम में फेल हो गए तो तुम्हारे लिए ऑफर खत्म। फिर ऑफरर या ऑफरी किसी की डेथ होने से ऑफर खत्म हो जाता है। सिमिलरली अगर कोई काउंटर ऑफर कर दे, मतलब एक्सेप्टेंस के साथ कंडीशन लगा दे, तो ओरिजिनल वाला जो ऑफर है तुरंत खत्म होता है। वैसे ही अगर ऑफर को रिजेक्ट कर दिया जाए, सामने वाला ना बोल दे कि भाई साहब मुझे तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना, ऑफर खत्म हो गया, वैसे ही जिस सब्जेक्ट मैटर को लेकर ऑफर था अगर वो मैटर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये लॉ में चेंज आ जाता है, तो ऑफर खत्म हो जाता है। तो ये थे टॉप 4 क्वेश्चन। ठीक है। अगला, कंसेप्ट ऑफ कोलैटरल ट्रांजैक्शन। देखिए कोलैटरल ट्रांजैक्शन एक सब्सिडरी कॉन्ट्रैक्ट या एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझो कि मैं और पल्लवी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमारा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए हमने जो पैसे दिए हैं वो पैसे हमने दिए हैं अमन से। तो एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा अमन के साथ भी है, तो ये अमन का कॉन्ट्रैक्ट सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट या कोलेटरल ट्रांजैक्शन। तो जब दो लोग आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कोई कॉन्ट्रैक्ट उससे जुड़ा हुआ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको कोलेटरल बोलते हैं, कोलेटरल ट्रांजैक्शन।
ठीक है, ये मेन कॉन्ट्रैक्ट के साथ अटैच रहता है। तो इसका इफेक्ट क्या आता है मैं तुम लोग को बताऊं, तो इफेक्ट ये आता है कि मान लो कि तुम्हारा मेन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। जैसे मेरे और पल्लवी का ये जो ट्रांजेक्शन है वॉइड हो गया है, तो भी जो कोलेटरल ट्रांजेक्शन है वो वैलिड ही रहता है। वैलिड होने का मतलब कि भले हमारा ट्रांजेक्शन वॉइड हो गया, लेकिन अमन अपने पैसे बराबर रिकवर कर पाएगा। तो याद रखो, अगर ओरिजिनल ट्रांजेक्शन बंद भी हो गया तो कोलेटरल वाला चलता रहता है, जिसका जो पैसा है वो दे पाएगा। लेकिन अगर मान लो ओरिजिनल ट्रांजेक्शन इलीगल डिक्लेयर हो जाता है, मतलब मेरा और पल्लवी का ट्रांजेक्शन अगर इलीगल डिक्लेयर हो जाता है, तो जो कोलैटरल ट्रांजैक्शन या साथ में जोड़ा ट्रांजैक्शन है उसको वॉइड मान दिया जाता है। वॉइड मानने का मतलब है कि यहाँ पे पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग मतलब बेटिंग होता है। अब वेजरिंग एग्रीमेंट का क्या है, वेजरिंग एग्रीमेंट ऑल ओवर इंडिया, ऑल इंडिया वॉइड है, और महाराष्ट्र एंड गुजरात में इलीगल है। अब मान लो मैंने शिवांग से पैसे लिए 5,000 रुपए, और इससे पैसों से मैंने क्या किया, बेटिंग कर दी मिस्टर एक्स के साथ। तो मिस्टर एक्स और मेरा ट्रांजैक्शन ओरिजिनल वाला ट्रांजैक्शन है जो बेटिंग वाला है, और जो शिवांग से हमने पैसे दिए हैं वो कोलेटरल ट्रांजैक्शन है, कोलेटरल ट्रांजैक्शन। ठीक। अब क्योंकि वेजरिंग वॉइड है, हमारी बीच जो बेटिंग हुई है या वेजरिंग ऑल ओवर इंडिया वॉइड है, तो मेरा और एक्स का ट्रांजैक्शन वॉइड है। लेकिन शिवांग ने जो पैसे दिए हैं वो अपना पैसा बराबर रिकवर कर पाएगा, क्योंकि वॉइड ट्रांजैक्शन के साथ जुड़ा हुआ ट्रांजैक्शन वैलिड ही होता है। लेकिन अगर सपोज करो हमारा ये वेजरिंग एग्रीमेंट महाराष्ट्र में हुआ रहता या गुजरात में हुआ रहता, तो मेरा और एक्स का ट्रांजैक्शन महाराष्ट्र या गुजरात में इलीगल होता। तो अगर हमारा ट्रांजैक्शन इलीगल होता तो साथ में जुड़ा जो कोलेटरल ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग वॉइड मानते। वॉइड मतलब शिवांग चाह के भी अपना पैसा रिकवर नहीं कर सकेगा। ये जो तुम लोग को दो प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ये मेरी बात पे है, याद रखना। अगर ओरिजिनल ट्रांजैक्शन वॉइड हो गया तो भी कोलेटरल वाला जुड़ा ट्रांजैक्शन वैलिड होता है। लेकिन अगर ओरिजिनल ट्रांजैक्शन इलीगल हो गया तो कोलेटरल या जुड़ा हुआ ट्रांजैक्शन वॉइड हो जाता है, मतलब कुछ भी रिकवरी नहीं हो सकती। एम आई क्लियर? कोलेट्रल दिमाग में गया कि नहीं? यस और नो हैंड रेस करके बताओ तो मेरे को थोड़ा। जुड़े हुए ट्रांजैक्शन को कोलेट्रल बोलते हैं, ये दिमाग में गया कि नहीं गया? ठीक है भाई, मैं अगले सवाल पे आगे बढ़ना चाहूंगा। डिफाइन माइनर, लीगल पोजीशन ऑफ माइनर, रट्टा डालना चाहिए एकदम। ये इंडियन मेजोरिटी एक्ट के सेक्शन 3 में बोला गया माइनर वो पर्सन है जिसकी एज 18 ईयर नहीं है। लीगल पोजीशन क्या है माइनर की? सबसे पहले माइनर क्या एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होते हैं। मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का कोर्स केस हमने पढ़ा है। माइनर किसी भी चीज को रेटिफाई नहीं कर सकता, मतलब माइनर किसी भी बात को कंफर्म नहीं कर सकता। माइनर के ऊपर कोई एस्टॉपेज या रोक नहीं है। इवन वो अपनी एज अगर झूठी बता दिया तो अपने डिफेंस में बोल सकता है कि मैं माइनर हूं, और कोर्ट आपको उतना ही दिला पाएगा जितना माइनर केस बचा हुआ है। वैसे अगर माइनर को कोई नेसेसरी सप्लाई करे हो तो माइनर पर्सनली लायबल नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी में से ही रिकवर हो सकता है। देन क्या माइनर पार्टनर हो सकता है? जवाब है माइनर पार्टनर नहीं हो सकता। उसे आप एज अ बेनिफिशियरी पार्टनरशिप इंटरेस्ट में रख सकते हो। क्या माइनर एजेंट हो सकता है? यस, माइनर एजेंट हो सकता है, क्योंकि जो कुछ करेगा उसके लिए प्रिंसिपल फंसेगा। माइनर की पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती। क्या माइनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो सकता है? जवाब है नहीं। माइनर की क्योंकि कोई लाइबिलिटी नहीं है तो इंसॉल्वेंट कैसे होगा? अगर एक कॉन्ट्रैक्ट मेजर और माइनर के जॉइंटली बन रहा है तो मेजर के अगेंस्ट तो केस हो सकता है, पर माइनर के अगेंस्ट नहीं हो सकता। तो अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो ये 6 से 7 पॉइंट आप लिख के आइएगा। आप लोग को ये आता है तो मुझे ज्यादा इस पे और फोकस नहीं कराना चाहिए। देन अगला, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड के बारे में बताइए। तो आप जैसे ये आएगा अनसाउंड माइंड वाला क्वेश्चन, तो ये 4M का आएगा, 4M का आएगा। ऐसे आंसर दिखना। सेक्शन 12 है अनसाउंड माइंड का। person is said to be a sound mind person is said to be sound mind for purpose of making contract if at the time when he makes it is capable of understanding the term of contract and forming rational judgment as to affect upon his interest। एक पर्सन को साउंड माइंड का तब बोलते हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय कॉन्ट्रैक्ट के टर्म को अंडरस्टैंड कर पा रहा है और प्रॉपर जजमेंट दे पा रहा है। ठीक है, इसमें दो पोजीशन बहुत अच्छे से लिख के आओगे एग्जाम में। एक पर्सन जो यूजुअली अनसाउंड माइंड का रहता है और ओकेजनली साउंड माइंड का होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है जब वो साउंड माइंड का है।
वैसे ही एक पर्सन जो यूजुअली साउंड माइंड का रहता है पर ओकेजनली अनसाउंड माइंड है, तो जब वो अनसाउंड माइंड है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। ये आपको इतना दिखने से 4 नंबर मिलेगा, इतना नीचे की लाइंस नहीं भी दिखोगे चल जाएगा। ध्यान रखना, शॉर्ट नोट इतना लिखोगे अनसाउंड माइंड। अगर मान लो यही 7 नंबर का आ गया तो आपको इसकी कैटेगरी भी लिखनी पड़ेगा, जैसे इडियट, लूनेटिक, ड्रंकार्ड, और बताना पड़ेगा कि अनसाउंड माइंड के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड होता है, वीओआईडी वॉइड होता है। ये आपको बताना पड़ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात। देन अगला सवाल, डिफाइन कंसिडरेशन, एक्सप्लेन द रूल्स रिलेटिंग टू कंसिडरेशन। प्यारा क्वेश्चन। देखो मैं स्टार मार्क किसमें किसमें किया हूं, तुम लोग देख लो तो एक बार। एक स्टार मार्क मैंने करा था ये लैप्स ऑफ ऑफर वाले क्वेश्चन पे, इसको तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। दूसरा स्टार मार्क किया था एक्सेप्टेंस वाले क्वेश्चन पे, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। 3 नंबर 4 नंबर बहुत अच्छे से पढ़ोगे, पढ़ना तो सारे ही पर इस पे ज्यादा फोकस रहेगा। ये कंसिडरेशन और उसके रूल और नीचे वाले भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ना। देखो कंसिडरेशन मतलब होता है जब प्रोमिसर के डिजायर पर प्रोमिसी या कोई दूसरा पर्सन उसके लिए कुछ कर देता है तो इसको हम लोग कंसिडरेशन बोलते हैं। कंसिडर ये अच्छे से ये प्रेजेंट करके से लिख के आना। कंसिडरेशन इज इक्वल टू क्विड प्रो को, मतलब समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, ये लाइन लिख के जरूर आना एग्जाम में, बहुत अच्छा इसका वेटेज मिलेगा। कंसिडरेशन के रूल बड़े इजी हैं। कंसिडरेशन प्रोमिसर के डिजायर पर आना चाहिए। कंसिडरेशन प्रोमिसी से आ सकता है, किसी और पर्सन से भी चिन्ह वर्सेस रमया लिख देना। कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो सकते हैं। कंसिडरेशन का एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, ठीक है, कंसिडरेशन की वैल्यू होनी चाहिए। इट मे बी एडिक्वेट, इट मे बी इनएडिक्वेट। कंसिडरेशन पॉसिबल या रियल होना चाहिए, इम्पॉसिबल या इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। कंसिडरेशन कुछ ऐसा होना चाहिए जो प्रोमिसर की डेली ड्यूटी में ना आता हो। जैसे एक डॉक्टर ये नहीं बोल सकता कि मुझे एक्स्ट्रा फीस दो इलाज करने। देन कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ये ऑलरेडी आप सबको पढ़ाया हुआ है मेरे बच्चों, आप सिर्फ एक एक बार देख लो। प्रोमिसर के डिजायर पर प्रोमिसी से आएगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो सकता है, वैल्यू होनी चाहिए, एडिक्वेट नहीं भी हो तो चलेगा, रियल होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। ऐसा काम होना चाहिए जो प्रोमिसर ऑलरेडी नहीं करता हो, और अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। ऐसे 7 नंबर का लिख के आना। आज ही रात को पूरी शीट को पढ़ डालना है, 21 क्वेश्चन है, आराम से होंगे। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो फंसना है पक्का, या तो कंसिडरेशन उसके रूल, या तो बोल देगा एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, सेक्शन 25 के अपवाद या एक्सेप्शन बताओ। या ये ऐसी कहावत लिख देगा, एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन ऑरिटर एक्सियो। कॉपी में भी लिखवाया था मैं। सेक्शन 25 बोलता है कि अगर एक अग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो अग्रीमेंट वॉइड है। ठीक है, जैसे आपके और मेरे बीच एक एग्रीमेंट है पर हमारे बीच कोई लेन देन नहीं है तो अग्रीमेंट वॉइड है। इसके कुछ एक्सेप्शन है जहां बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जैसे नेचुरल लव एंड अफेक्शन एक एक्सेप्शन है, ये सबको आता है। जहां आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन आप किसी को कुछ रिटर्न में दे देते हो तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। पास्ट वॉलंटरी सर्विस मतलब कभी किसी के लिए, किसी ने आपके लिए कुछ किया था, उसको आप राइटिंग में पे करना चाहते हो। टाइम बैरेड डेब्ट जो 3 इयर्स में रिकवर नहीं हुई। कंप्लीटेड गिफ्ट मतलब वो गिफ्ट एक्सेप्ट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो जो डोनी है उसका रजिस्ट्रेशन करा सकता है। एजेंसी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है ना कोई कंसिडरेशन नहीं लगता। देन ये 6वां पॉइंट काट देना, हाँ नहीं पढ़ना। बेजमेंट, बेजमेंट कई बार ग्रेटूटस होता है, कई बार नॉन ग्रेटूटस होता है। तो ग्रेटूटस मतलब फ्री होता है, तो बेजमेंट में कई बार बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। और आखिरी में चैरिटी, अगर मान लो आपने किसी को प्रॉमिस किया है चैरिटी का और सामने वाले ने उस फेथ पर कहीं खर्चा कर दिया, तो आपकी जिम्मेदारी उसने जितना खर्चा किया पैसा देना पड़ेगा। ये आपको आता है करके मैं स्पीड में बोल रहा हूँ, ये आपसे बन जाना चाहिए भैया। ठीक, ये भी क्वेश्चन देखो बड़ा चांस है आने का। एक तो ये रूल्स ऑफ कंसिडरेशन 7 नंबर, नहीं तो ये आ जाएगा एक्सेप्शन टू सेक्शन 25 बता दो 7 नंबर। ये बहुत अच्छे से इसको अभी देख लेना तो। फिर ये 10वां क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से पढ़ना, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि अगर दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना तो तीसरा आदमी स्ट्रेंजर केस नहीं कर सकता। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्स और वाई का है तो दोनों को एक दूसरे के ऊपर लीगल राइट है, जेड यहाँ पर कोई एक्शन नहीं दे सकता क्योंकि वो अजनबी। हाँ इसके कुछ एक्सेप्शन है जहां थर्ड पर्सन केस कर पा रहा है, स्ट्रेंजर केस कर पा रहा है, जैसे ट्रस्ट या चार्ज के केस में। जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रस्ट पे रखाई गई है तो जो उस प्रॉपर्टी का बेनिफिशियरी है, जिसको बेनिफिट मिलने वाला है, भले वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है पर वो केस कर सकता है। वैसे ही जैसे फैमिली सेटलमेंट होता है, परिवार में बंटवारा होता है, तो जो फैमिली मेंबर होते हैं जिनका नाम भले कॉन्ट्रैक्ट में ना हो वो अपना हिस्सा मांग सकते हैं। सेम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है, अगर कोई फीमेल मेंबर है उसके लिए कुछ अमाउंट रखा गया तो क्लेम कर सकते हैं।
असाइनमेंट मतलब अपने राइट्स किसी को दे देना। तो अगर हमने किसी को अपने राइट्स दिए हैं तो वो जिसको राइट दिया असाइनी वो राइट्स को क्लेम कर सकता है। जैसे एक पार्टनर ने अपने राइट्स एक पर्सन को दे दिए तो वो जो पर्सन है जो असाइनी है वो पैसे मांग सकता है पार्टनरशिप से। एस्टॉपेल मतलब एक्सेप्ट करना किसी का सामान या किसी के पैसे। तो अगर आपने एक्सेप्ट किया है तो आपको देना पड़ेगा। कोवेनेंट रनिंग विद लैंड मतलब जब कोई जमीन खरीदी गई है तो उसके साथ कुछ शर्तें होती है जो कई बार थर्ड पार्टी के फेवर में होती है। तो वो थर्ड पार्टी जिसके फेवर में है ये वो केस करके क्या कर सकता है, अपना हक या अधिकार मांग सकता है। याद करो अभी कुछ दिन पहले प्रैक्टिस कराया था सोहन लाल मोहन लाल वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये 7वां पॉइंट नहीं करते अपन, ये 6 पॉइंट दिखना है प्रीविटी और ये 6 पॉइंट। ठीक, अगला 11वां क्वेश्चन है डिफाइन फ्रॉड। फ्रॉड बताओ क्या होता है, फ्रॉड के एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं। भाई साहब फ्रॉड मतलब होता है जानबूझकर झूठ बोलना। जब एक इंसान को पता है कि वो जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है फिर भी वो बोलता है। कैसे, किसी बात का सजेशन देके जो ट्रू नहीं है, या किसी चीज को कंसील करता है मतलब छुपाता है। एक ऐसा प्रॉमिस करता है जिसको परफॉर्म नहीं करेगा। एक एक्ट करता है जो डिसीव है, डिसीव मतलब छल है, धोखा है। या कोई ऐसा एक्टिविटी करता है जिसको लॉ ने फ्रॉड बोला हुआ है तो फ्रॉड कर रहा है। फ्रॉड के लिए जरूरी है कि आपका इंटेंशन होना चाहिए किसी को धोखा देना। आप जानबूझकर एक फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो या रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, या आप किसी चीज को जानबूझकर छुपा रहे हो, कंसील कर रहे हो, और जो दूसरा पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ कर दिया है और उसका लॉस हो गया, उसका लॉस हो गया। ठीक है, याद रखना। तो ये एसेंशियल एलिमेंट है कि आप, आपका इंटेंशन धोखा देना है, आप एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, आप किसी चीज को छुपा रहे हो, सामने वाला धोखा खा के आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ, इसका एक्सेप्शन ये है कि जैसे आप चुप अगर हो तो वो फ्रॉड नहीं है, लेकिन जहां बोलना ड्यूटी हो इंसान को बोलना चाहिए, अदरवाइज ये फ्रॉड हो जाए। ठीक है, देन कोअर्जन अनड्यू इन्फ्लुएंस का डिफरेंस बिटवीन है। कोअर्जन मतलब होता है फिजिकल प्रेशर किसी पे डालना, जैसे थ्रेट देना या कोई गलत काम करना। और अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब होता है किसी का फायदा उठाना है, मीनिंग होगा। नेचर ऑफ फोर्स, कोअर्जन में फिजिकल फोर्स होती है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में मेंटल फोर्स होती है। ठीक है, कोअर्जन में बात करें प्रिजम्पशन की तो यहां पर क्या होता है, कोअर्जन में पार्टी को प्रूव करना पड़ता है, कुछ भी चीज प्रिज्यूम नहीं है कि उसको धमकाया गया था। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या मान लिया जाता है कि अगर दो लोगों का रिलेशन है तो शायद फायदा उठाया गया हो। देन क्रिमिनल लाइबिलिटी की बात करें तो कोअर्जन में क्योंकि मारपीट इन्वॉल्व है तो यहाँ क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं है। इफेक्ट क्या है, कोअर्जन में भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। ये डिफरेंस बिटवीन हो गया कोअर्जन अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, पहले बताओ 12 क्वेश्चन में संतुष्ट हो कि कुछ रिपीट करना है। 12 क्वेश्चन में संतुष्ट हो कि कुछ रिपीट करना है, ये बताओ, कोई पॉइंट कोई लाइन। हैंड रेस करके बताओ, जैसे अच्छा लगे वैसे बताओ। ये 12 क्वेश्चन ठीक है कि नहीं है भाई। तो अगर वो बिना, उसको पता ना हो तो वो नहीं क्लेम कर सकेगा पैसा। रीजन ये है कि उसको कम्युनिकेशन नहीं था ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ये वाला क्वेश्चन देख लेना, इसके आने का चांस कम होता है लेकिन एक आध अटेम्प्ट में आया हुआ है। लेकिन ये बाद में पता लग जाए समीर तब भी नहीं कर पाएगा। ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। मतलब इंपॉर्टेंट मैं बोल सकता हूँ कि अभी तक एक आध बार आया है, अब तुम्हारे ही अटेम्प्ट में आ जाए तो क्या कर दो। कैसे पता लगेगा कि भाई तुम्हारा बनाया कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल है, तो सेक्शन 23 बोल देता है कि इन कारणों से कोई कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल बनता है, मतलब वॉइड बनता है। पहला, आपका किया कोई काम जो फोरबिडन बाय लॉ है, ऐसा काम जिसको हमारे कानून ने पनिशेबल और प्रोहिबिटेड बोला है, मतलब मत करो। जैसे फर्जी सामान, कॉन्ट्राबैंड मतलब फर्जी सामान, नकली सामान बेचना मना है। आप नकली सामान बेचोगे तो मना ही होगा ना भाई, फॉरबिडन बाय लॉ है, अनलॉफुल है। या कोई ऐसा काम जो डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ है, जो क्या कर रहा है, कानून का ही मजाक बना दे रहा है। या ऐसा काम जो फ्रॉड नेचर का, जिससे किसी का नुकसान, मतलब किसी के साथ फ्रॉड हो रहा है। या कोई भी ऐसा काम जिससे किसी इंसान को या उसकी प्रॉपर्टी को हार्म या डैमेज हो रहा है।
या कोई भी ऐसा काम जिसको कोर्ट ने इमोरल बोला, मतलब समाज के स्टैंडर्ड्स के लिए अच्छा नहीं है। जैसे एक पर्सन ने घर अपना स्लेवरी या प्रोस्टिट्यूशन के लिए दे दिया, ये बहुत गलत चीज किया, इंसानियत के खिलाफ है। फिर ऐसा काम जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, जिसको बोला जाता है इससे जनता का नुकसान होगा, जैसे एलियन एनिमी के साथ ट्रेडिंग करना, विदेशी शत्रु के साथ, या स्टिफरिंग प्रोसिक्यूशन मतलब पैसे लेकर गवाही ना देना, चेम्पर्टी मेंटेनेंस जहां केस में हेल्प करना, ट्रैफिक इन पब्लिक ऑफिस मतलब गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए पैसा देना या टाइटल पाने के लिए पैसा देना, एग्रीमेंट टू क्रिएट मोनोपोली, दो तीन लोग एग्रीमेंट करते हैं कि मार्केट पे कब्जा कर देंगे, तो ये सब गलत है। इसका आंसर एग्जाम में ऐसे ही फ्रेम करके देख के आओ भाई, तुम ऐसे ही फ्रेम करता हूं। क्वेश्चन 13। अब बारी आती है 14 की, ये तुम्हारे लिए नया है, ये क्लास में मैंने नहीं बताई है, हिडन क्वेश्चन है, कीप इट हिडन, पर फिर भी समझ लो एग्जाम के पहले तुमको एक चीज नहीं छुड़वाना चाहता। देखो ये एक्स है, ये वाई है, एक्स ने वाई से एक प्रॉमिस किया, ठीक है, कि भाई मैं तेरे लिए कुछ करके दूंगा काम। वाई बोलता है मैं भी तेरे से भाई प्रॉमिस करता हूं, तू मेरे लिए काम तो करके दे, मैं तेरे को उसके अच्छे पैसे दूंगा, मनी दूंगा। तो जब दो लोग एक दूसरे से वादा करना चालू कर दे तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। मैथ्स में पढ़ते हैं ना 2/1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/2, सेम वैसे ही है। जब दो लोग एक दूसरे को वादा करना चालू कर दे ईच अदर को, तो ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। ये सेक्शन 2F में कवर होता है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस के कुछ लीगल रूल हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है कि जब एकदम बच्चों को फेल करने का मन हो जाए कि अब फेल ही करना है, तो ये सब क्वेश्चन देते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस टाइप के। देखो, रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब तुम मुझसे वादा करो, मैं तुमसे वादा करूं, ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। अब इसके रूल सिखा देता हूं। रूल नंबर 1, साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस। हम ये कर सकते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस में कि दोनों एक साथ परफॉर्म करें, तुम अपना वादा पूरा करो, मैं अपना वादा पूरा करूं। साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक साथ, मैं काम करता हूं, तुम पैसे दो, साथ साथ ये करते हैं, ठीक है, इसे साइमल्टेनियस बोलते हैं। दूसरा, हम ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि यार एक काम करो, तुम पहले वर्क करो, फिर जब तुम्हारा वर्क हो जाएगा तो मैं पैसे दूंगा। तो जब यहाँ पे ऑर्डर डिसाइड हो जाता है, तो जैसा ऑर्डर है आपको प्रॉमिस वैसे ही परफॉर्म करना है। नंबर 1 वर्क परफॉर्म होगा, नंबर 2 तब पैसे दिए जाएंगे। चलो बताओ तो हैंड राइज करके, दो रूल समझ आए क्या, रेसिप्रोकल का मतलब समझ आया कि नहीं, और ये दो रूल समझ आए क्या मैंने जो बोला। रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब एक दूसरे से किया गया वादा। रूल नंबर 1, अगर एक साथ परफॉर्म करना है तो एक साथ करेंगे, अगर ऑर्डर या सीक्वेंस डिसाइड है तो सीक्वेंस में करेंगे। तीसरा, प्रिवेंटिंग परफॉर्मेंस, अगर एक पार्टी दूसरे को परफॉर्म करने से रोक रही है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा और दूसरी पार्टी डैमेज क्लेम कर पाएगी। जैसे मैं तुमको वर्क ही नहीं करने दे रहा हूं, तो तुम बोलोगे यार तू तो मेरा नुकसान कर रहा है, तो मेरा जो डैमेज है वो दे। चौथा, अगर कोई रेसिप्रोकल प्रॉमिस डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट मतलब बात ऐसी हुई है तुम वर्क करो, जब ये कंप्लीट हो तो बताना, तब मैं तुमको पैसे दूंगा, मैं अपना काम करूंगा। तो अब ये डिपेंडेंसी क्या है, वर्क कंप्लीट होने पे पैसा मिलेगा, मतलब एक प्रॉमिस जब पूरी तरह से पूरा होगा तो दूसरा होगा। तो इसमें ये बोला जा सकता है कि फिर अगर एक प्रॉमिस पूरा ना हो तो दूसरे को भी पूरा करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे अगर काम पूरा ना हो तो पैसा देने की भी जरूरत नहीं। आखिरी रूल, मान लो प्रॉमिस है एक लीगल एक्ट करने का, एक इलीगल एक्ट करने का, तो जो लीगल वाला है वो तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जो इलीगल वाला है उसको वॉइड मानते हैं भैया, वो सही नहीं है। तो मेरे बच्चों, रेसिप्रोकल प्रॉमिस के नियम देख लो तुम लोग। रेसिप्रोकल प्रॉमिस में बोला जा सकता है साथ साथ दोनों प्रॉमिस करेंगे, ऑर्डर डिसाइड हो गया तो फिर उस ऑर्डर में होगा। परफॉर्मेंस प्रिवेंट कर रहा है, एक पार्टी परफॉर्म करने नहीं दे रहा है तो दूसरा डैमेज क्लेम कर देगा। अगर डिपेंडेंट है कि एक प्रॉमिस पूरा होगा तभी दूसरा हो पाएगा, तो जब तक पुराना नहीं होता नया प्रॉमिस पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे मैं बोला तुम लोग पढ़ के पास हो जाओ तो पार्टी दूंगा, तो तुम्हारे प्रॉमिस पे मेरा प्रॉमिस डिपेंड है ना, तुम पास हो जाओ तब पार्टी देना मेरे से, ठीक है। वैसे ही अगर एक लीगल वर्क है एक इलीगल वर्क है, तो लीगल वाला वैलिड है, इलीगल वाला वॉइड। मेरे को सब लोग बताओ संतुष्टि से, रेसिप्रोकल प्रॉमिस दिमाग में गया कि नहीं, फटाफट बोलना। और इस अभी इसको देख लेना, व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ लेना, नहीं समझ आएगा बस ये बताओ तो ये आया कि नहीं रेसिप्रोकल प्रॉमिस दिमाग में।
सब लोग बताना भैया। ठीक। अगला सवाल, डिफाइन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसके रूल बताओ। ये क्लास में बड़े अच्छे से बताया था, ऐसे ही आंसर फॉर्मेशन करना। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ही है, बस बात यह है कि इसके साथ एक इवेंट को या कंटीजेंसी को जोड़ दिया गया है। जैसे ए बोलता है मैं तेरे को भाई बी गुड्स सप्लाई करूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इवेंट ये जोड़ दिया कि जब ट्रेन अराइव करेगी, ट्रेन आएगी, तो इसका मतलब ये कब देगा, जब ट्रेन आएगी, नहीं आएगी तो कैसे देगा। जनरली हमारे देश में कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरेंसेस में बनते हैं। इंश्योरेंस में क्या होता है, आपको बोला जाता है हम आपका लॉस कंपनसेट करेंगे या आपको रिस्क से प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन कब, जब आपका लॉस होगा, और लॉस नहीं हुआ तो नहीं करेंगे, आप फीस देते जाओ। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप किसी इवेंट के होने या ना होने पे कॉन्ट्रैक्ट करते हो। ठीक है। तो इसके लीगल रूल क्या है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। ठीक है। आपने कॉन्ट्रैक्ट को जोड़ दिया इवेंट के होने से, तो ये तभी एनफोर्सेबल होगा जब वो इवेंट होगा, और अगर इवेंट नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। वैसे ही आपने कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैं बोलता हूं तुम लोग को पार्टी तब दूंगा जब अभिषेक सर आएंगे, तो अभिषेक सर का आना इवेंट है, वो आएंगे तो पार्टी दूंगा, नहीं आएंगे तो नहीं दूंगा। वैसे नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट मतलब कि तब होगा जब इवेंट ना हो। जैसे मैं तुमको पार्टी तब दूंगा जब अभिषेक सर नहीं आएंगे, तो कब दूंगा, जब नहीं आएंगे। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन, मैं बोलता हूं ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट तब पूरा होगा जब सी गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। तो सी एक लिविंग पर्सन है, जिंदा इंसान है, ये सामान बना देगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर कई बार हम टाइम डिसाइड कर देते हैं कि अब इसमें जैसे इवेंट होना चाहिए तो फिक्स टाइम में, जैसे अगर अभी 1 घंटे में अभिषेक सर आ जाते हैं तो पार्टी दूंगा, तो फिर यहाँ पे अभिषेक सर का आना एक हैपनिंग है, और साथ में 9 बजे तक आना या 1 घंटे में आना क्या है, टाइम है। तो फिर टाइम के अंदर उनको आना पड़ेगा। ठीक, पांचवा काट दो, नहीं पढ़ना। वैसे ही अगर कोई इवेंट कंटीजेंट है इम्पॉसिबल इवेंट पे, इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता, जैसे मैं और तुम एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये तब करेंगे जब दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर दे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कभी, तो हमारा जो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो जाएगा। 7M क्वेश्चन है, 7M क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से पढ़ना। 15 क्वेश्चन करा डाला हूं, टॉप 15 बहुत अच्छे से करना। काशी तो कल ही बताया हूं, काशी कॉन्ट्रैक्ट रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक लीगल ऑब्लिगेशन है जिसके कारण इसको करना पड़ रहा है। कल ही इस पे बात करिए, इम्पोज्ड बाय लॉ है, यह बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। इसमें जिसके लिए आपने काम किया उसके अगेंस्ट आपको राइट है। राइट ये है कि आप उससे पैसा रिकवर कर सकते हो, और अगर पैसा ना मिले तो जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सारी रेमेडी है उसका उपयोग कर दो। ये कल ही डिस्कस किया अपन काशी, और काशी के टाइप भी बताया हूं, 5 प्रकार के काशी होते हैं। क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड, अगर किसी को नेसेसरी सप्लाई करे हो उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर करो। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, टेस्ट में भी तुमको आया था ये, कि अगर तुमसे कोई जुड़ा है उसके लिए तुमने पैसा दे दिया है, तो अभी तो दे दिया है तुमने पैसा, बाद में उसे रिम्बर्समेंट दे दो। देन नॉन ग्रेचुइटस एक्ट, आपने अगर कोई पेड सर्विस दे दी है तो उसका पैसा आपको पे करना पड़ेगा। फाइंडर ऑफ लॉर्ड्स गुड्स, आपको किसी का खोया सामान मिला है तो आपको रियल ओनर को सामान लौटाना पड़ेगा। मनी पेड अंडर मिस्टेक, बाय मिस्टेक किसी को पैसा दे दियो तो पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कासी कॉन्ट्रैक्ट है। अगला सवाल बताइए, परफॉर्मेंस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करता है। 7M क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हुआ, कॉपी में लिखा गया। परफॉर्मेंस का मतलब होता है लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना। कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा प्रोमिसर खुद, अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है, जैसे शादी करनी है तो मैं खुद करूंगा ना भाई, कोई दूसरा थोड़ी करेगा आके। ठीक, अगर पर्सनल नेचर का नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट को आपका एजेंट परफॉर्म कर सकता है। अगर डेथ हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है, लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव की याद रखना लायबिलिटी सिर्फ उतनी है जिसको प्रॉपर्टी जितनी मिली है, उससे ज्यादा नहीं। अगर उस 1 करोड़ की लायबिलिटी उसके ऊपर आई और उसको प्रॉपर्टी 20 लाख की मिली है तो उसकी लायबिलिटी केवल 20 लाख की। जन कॉन्ट्रैक्ट को कई बार थर्ड पर्सन भी परफॉर्म कर सकता है, और अगर प्रोमिसी ने थर्ड पर्सन से परफॉर्मेंस ले ली है तो वो प्रोमिसर से नहीं दे सकता। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट को जॉइंट प्रोमिसर भी परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, स्टार मार्क कर दे रहा हूं। देन डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, बातचीत से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के क्या तरीके हैं। एग्जाम में आएगा 7M का, देख लो ये क्वेश्चन पढ़ लो, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। नोवेशन रिप्लेस कर दो,
रेसिशन कैंसल कर दो, अल्ट्रेशन चेंज कर दो, रेमिशन कम एक्सेप्ट करो, वेवर मतलब सामने वाले बंदे को छोड़ दो, मर्जर मत पढ़ देना भाई इसमें, ऐसे 5 ही है बस। नोवेशन मतलब आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिप्लेस करके नया बनाएंगे। रेसिशन मतलब बातचीत करके चलो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हैं। अल्ट्रेशन मतलब टर्म एंड कंडीशन बदलना। रेमिशन मतलब जैसे 1 लाख देना था मैं 80,000 देके मान गया। और वेवर का मतलब है मैं आपको रिलीज कर दिया कि आप कॉन्ट्रैक्ट को मत करो। ठीक। देन लिक्विडेटेड डैमेज और पेनल्टी पे भी हमारा बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ है। लिक्विडेटेड डैमेज एक रीजनेबल अमाउंट को बोलते हैं और पेनल्टी एक अनरीजनेबल अमाउंट को बोलते हैं। तो इंग्लिश लॉ में बोलते हैं कि लिक्विडेटेड डैमेज तो रिकवर होगा पर पेनल्टी रिकवर नहीं हो। और इंडिया में सेक्शन 74 है जो बोलता है कि भाई ऐसा हम मानते ही नहीं है लिक्विडेटेड डैमेज या पेनल्टी नाम की चीज। हम तो आपको सिर्फ रीजनेबल कंपनसेशन दिलाएंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू तक दिलाएंगे, उससे ज्यादा आप मांगोगे भी तो नहीं देंगे। ठीक। इसमें ये आप बहुत अच्छे से इसका डिफरेंस बिटवीन पढ़िएगा। लिक्विडेटेड डैमेज सिर्फ एक एस्टिमेट है, जेन्युइन एस्टिमेट है, रीजनेबल है। और पेनल्टी एक डिसप्रोपोर्शनेट सम है, परेशान करने के लिए, पनिशमेंट की तरह। इंग्लिश लॉ में लिक्विडेटेड डैमेज क्लेम हो सकता है पर पेनल्टी क्लेम नहीं हो सकती। इंडिया में तो पूरा ही वॉइड माना जाता है पेनल्टी को। ठीक है। इंडियन लॉ पोजीशन, इंडिया में हम कोई ऐसा डिस्टिंग्विश करते ही नहीं लिक्विडेटेड डैमेज और पेनल्टी में। जितना कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट है हम आपको उतना ही दिला सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम मेरियट समझाइए। इसका मतलब होता है एज मच एज इज रिसीव। अगर 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है और मैंने अगर 30,000 का काम मेहनत से किया है तो मेरे को 30,000 रुपए पूरा मिलना चाहिए। इसे क्वांटम मेरियट बोलते हैं। तो ये भी बहुत अच्छे से पढ़ना, स्टार बना दे रहा हूं। रूल नंबर 1, अगर अग्रीमेंट वॉइड हो जाता है तो आपका जो पैसा बनता है आप रिस्टोर करवा दो, वापस दे दो। वैसे अगर आपने किसी के लिए कोई पेड वर्क किया है या नॉन ग्रेट्युटी किया है तो आपका जितना उसमें फीस बनती है वो दे दो। जैसे अगर मैं तुमको पढ़ाता हूं तो इसकी जो फीस बनती है मैं तुमसे रिकवर कर सकता हूँ। ठीक है। फिर वैसे अगर बीच में कॉन्ट्रैक्ट छूट जाए तो आपने जितना कॉन्ट्रैक्ट किया है आप उतने का पैसा मांग सकते हो। वैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है, डिवीजन 1 2 3 4 में परफॉर्म करना है तो अपने जितने डिवीजन परफॉर्म करे आप उसका पैसा मांग सकते हो। यदि कॉन्ट्रैक्ट इनडिविजिबल है तो इसमें पैसा तभी मिलेगा जब आप पूरा काम करोगे। हाँ, खराब काम का पैसा काटा जा सकता है। तो मेरे बच्चों ये क्वांटम मेरियट भी तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है। ध्यान रखना क्वांटम मेरियट। डन। अब उसके नीचे ये अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट तो हम कई बार बेटा डिस्कस कर चुके हैं, 59 60 61, ये मैं अब दोबारा बताना नहीं चाहता तुम लोग। ये आखिरी क्वेश्चन है, पढ़ लो। एक्सेप्टेंस टू ऑफर इज लाइटेड मैच टू गन पाउडर। ये आज तक एग्जाम में नहीं पूछा, नेवर आस्क। तो जब नहीं पूछा तो मान लो पूछ देगा। ये बात विलियम एंसन ने बोली है कि एक्सेप्टेंस क्या है, एक माचिस की तरह है। अगर आप हाँ बोल दिए तो धमाका हो जाएगा। तो यहाँ ऑफर को गन पाउडर या बारूद बोला गया है, एक्सेप्टेंस को माचिस बोला गया है। एक बार एक्सेप्टेंस देने से धमाका हो जाता है, मतलब आप एक्सेप्टेंस को वापस नहीं दे सकते। इसका आंसर अभी तुरंत पढ़ देना बेटा। ठीक है। आज तक नहीं आया मैं बोल रहा हूं, तो नहीं आया तो मान लो आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन आज जाके अभी घर में पढ़ लो, तुम घर में ही हो तुम लोग तो 20 मिनट दो, आधा घंटा दो, पढ़ लो। मैं व्हाट्सएप पे हूं, मुझसे कुछ भी पूछना है तो पूछ देना। कल तुम लोग को मैं कंपनीज एक्ट पढ़ाऊंगा। कल मैं कंपनीज एक्ट पढ़ाऊंगा तुम लोग। ठीक है। कल मैं 10 क्वेश्चन